आज से 75 साल पहले की एक दूसरी घटना याद आ रही है। 2 अक्टूबर 1947 की घटना। 2 अक्टूबर आप जानते हैं महात्मा गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्मदिन है। 1947 के 2 अक्टूबर को गांधी दिल्ली में थे, या दिल्ली में उन्हें रुकना पड़ा था। क्यों रुकना पड़ा था, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। क्योंकि उस वक्त आज़ादी के साथ साथ एक खुरेजी भी शुरू हुई थी। जो हिंदुस्तान था उसमें मुसलमानों को मारा जा रहा था और यहाँ से मुसलमान भाग रहे थे। जो पाकिस्तान था वहाँ हिंदुओं और सिखों पर हमले हो रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था, वे भाग रहे थे। दिल्ली शरणार्थियों से भरी हुई थी, ऐसे शरणार्थियों से जो पाकिस्तान से आए थे, यानी हिंदू और सिख। दिल्ली यूनिवर्सिटी से थोड़ी दूर पर किंग्सवे कैंप है, वहाँ बहुत बड़ा कैंप लगा था शरणार्थियों का। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बगल में सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में घायल लोग भर्ती थे। तो जो शरणार्थी आए थे वे बहुत नाराज़ थे, क्योंकि उन पर हमला हुआ था, उनकी नाराज़गी जायज़ थी। लेकिन दिल्ली में जो मुसलमान थे उन मुसलमानों पर हमला हो रहा था, और गांधी को दिल्ली रोका था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली रुकना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में पागलपन है, और अगर दिल्ली को नहीं बचाया जा सका तो भारत को नहीं बचाया जा सकेगा। दिल्ली को बचाने का मतलब क्या था? दिल्ली को बचाने का मतलब था कि यहाँ जो मुसलमानों पर हमला हो रहा है उसे रोका जा सके। गांधी इस वजह से दिल्ली में रुके। आपको ये बात मालूम है कि उसके पहले गांधी एक और जगह कई महीनों तक रुके थे। उस जगह का नाम है नोआखाली, जो अब बांग्लादेश में है। नोआखाली एक मुसलमान बहुल इलाका था, और उस नोआखाली में हिंदुओं पर हमला हो रहा था। गांधी वहाँ गए हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों को ये कहने के लिए कि वो ये नहीं कर सकते हिंदुओं के साथ, और कई महीने रहे। उसके बाद उनका दूसरा बड़ा पड़ाव दिल्ली में हुआ। उसी के दौरान, यानी 9 सितंबर 1947 जब वे दिल्ली आए और दिल्ली में टिके, और दिल्ली की गली गली घूमते हुए एक शिविर से दूसरे शिविर लोगों को समझाते हुए 30 जनवरी मार्च जो आप देखते हैं, बिरला हाउस जो पहले था, वहीं गांधी टिके थे। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था। दुनिया भर से टेलीग्राम आ रहे थे बधाइयों के, और उनके यहाँ भी सुबह से तांता लगा हुआ था विदेशियों का, देश से विभिन्न जगहों से आए हुए लोगों का, जो गांधी को बधाई दे रहे थे उनके जन्मदिन की। गांधी के 78 साल पूरे हुए थे। गांधी ने उस दिन शाम को अपनी प्रार्थना सभा में कहा कि मुझे बधाइयाँ दी जा रही हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि बधाई किस वजह से दी जा रही है। बेहतर होता अगर मुझे शोक संदेश भेजे जाते। उन्होंने कहा, अंग्रेज़ी जो उसकी है वो ये कि मुझे कॉन्डोलेंस मैसेजेस भेजे जाते, क्योंकि आज बधाई का मौका नहीं है। कुछ ऐसा ही ख्याल भारत के 75 साल होने के मौके पर हमारे मन में आता है। यह जो 75वां साल है, क्या यह जश्न मनाने का मौका है? क्या यह उत्सव मनाने का मौका है? क्या यह बधाइयों का मौका है? क्या यह उपलब्धियों का बखान करने का मौका है? या यह एक तरह की मातम की घड़ी है, दुख मनाने की, शोक मनाने की, और एक तरह से आत्मचिंतन करने की या आत्म परीक्षा करने की। एक मुल्क जो 75 साल का हो गया, 75 साल के होने के बाद वह मुल्क इतना असुरक्षित कैसे महसूस कर रहा है, और स्वयं अपने भीतर कि उसमें उसकी सरकार हर किसी को राष्ट्रवाद का इंजेक्शन देना चाहती है। वह इस देश के नागरिकों पर इतना कम भरोसा, यह कि जैसे इस देश के लोग इसके पहले राष्ट्रवादी थे ही नहीं,
और अब उन्हें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाना है। और इस वजह से तरह तरह की तरकीबें की जाएंगी। वो चाहे हर घर तिरंगा हो, जिसमें आप हर घर पर तिरंगा लगाने के अभियान के नाम पर एक तरह का जबरन आरोप कर रहे हैं राष्ट्रवाद का। आपने एक खबर देखी होगी, संभवतः उत्तराखंड की खबर है, जिसमें वहाँ के एक मंत्री ने आदेश दिया है कि उन घरों की तस्वीरें ली जाएं जिन घरों पर तिरंगा नहीं है। क्या करेंगे आप वो तस्वीरें लेकर? आपने हरियाणा की खबर सुनी होगी, जहां राशन डिपो पर राशन खरीदने के लिए जब लोग गए लेने के लिए, तो उनसे कहा गया अगर आप 20 रुपए का तिरंगा नहीं खरीदेंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। यह एक तरह का जबरिया राष्ट्रवाद या जबरन राष्ट्रवाद है। ये जिस चीज़ पर सबसे पहले हमला करता है वो हमारी आज़ादी है। आज तक हिंदुस्तान में किसी को अपने राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ा है। हम सब स्वाभाविक रूप से भारतीय हैं। हम अपने हाथ में तिरंगा लें या ना लें, हम राष्ट्रगान गाएं या ना गाएं, किसी को इसका हक नहीं मिलता कि वह हम पर एक आदेश आरोपित करे। सरकार को इसका हक तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। लेकिन मैंने इसके पहले कहा कि यह एक तरह की मातम की घड़ी है, एक तरह के आत्म परीक्षा की, आत्मालोचना की। क्यों? क्योंकि हम एक विश्वविद्यालय परिसर में खड़े हैं, लेकिन क्या सचमुच यह विश्वविद्यालय का परिसर है? हम विश्वविद्यालय में आर्ट्स फैकल्टी गेट के बाहर खड़े हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों मित्रों से मैंने पूछा नहीं कि क्या उन्होंने फैकल्टी के अंदर मीटिंग करने की कोशिश की। मैंने नहीं पूछा इसलिए कि मुझे पिछले 8 वर्षों से यह पता है कि ऐसी कोई भी कोशिश अब कामयाब नहीं होती। आप कमरा नंबर 22 में बैठक नहीं कर सकते, जहां हम लगातार हर विषय पर बैठक कर सकते थे। अब कैंपस छात्रों और शिक्षकों की पहुंच के बाहर है। हम सिर्फ क्लास ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी विषय पर जिस पर आप आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अगर आप फैकल्टी के अंदर कोई हॉल मांगेंगे, आपको हॉल नहीं मिलेगा। यह हुआ है पिछले 8 वर्षों में कि हमारी जगहें हमसे छीन ली गई हैं। और यह बात सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस की नहीं है। यूनिवर्सिटी कैंपस की इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश के जीवन में यूनिवर्सिटी कैंपस एक अलग ही अहमियत रखता है। नेहा हों, उनके दोस्त हों, ये अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग खान पान, अलग अलग रीति रिवाज के लोग हैं, वे अलग अलग समुदायों से आए हैं। जब वे कैंपस में पहुंचते हैं तो उनको एक अलग तरह की आज़ादी मिलती है। कैंपस आज़ादी की जगह है। लोगों को लगता है परिसर यानी चहारदीवारी, लेकिन परिसर में आते ही नौजवान अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। वे अपने समुदायों के बंधन से, परिवारों के बंधन से अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। इसलिए कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पहला मूल्य, जिस मूल्य की रक्षा करता है, जिसको बढ़ाता है, वो आज़ादी का मूल्य है। यहाँ कोई लड़की क्या पहनेगी, क्या नहीं पहनेगी, किसके साथ आप दोस्ती करेंगे, किसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से आपका फैसला होगा। आप अपनी एक नई जिंदगी, आप अपनी एक नई सामूहिक जिंदगी बनाते हैं। यह कैंपस है। लेकिन क्या पिछले 8 वर्षों में भारत के कैंपसेस आज़ाद रह गए? यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के कुछ महीने पहले की मैं बात बताता हूँ। राजनीति शास्त्र के एक असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी क्लास ले रहे थे। उनके सिलेबस की क्लास थी। सिलेबस में फासिज्म पढ़ाना है। आप में से जो राजनीति शास्त्र के छात्र हैं वे जानते हैं कि फासिज्म एक राजनीतिक विचारधारा है। उसको कुछ लोग गाली के तौर पे लेते हैं, गाली के तौर पे लें ना लें, लेकिन वह एक राजनीतिक विचारधारा है। राजनीति शास्त्र के छात्रों को फासिज्म पढ़ना ही होगा। गिलबर्ट सेबेस्टियन फासिज्म पढ़ा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ?
फैसिज्म पर उन्होंने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया वह लीक किया गया। गिलबर्ट सेबेस्टियन पर कारण बताओ नोटिस जारी की गई। एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन के कहने पर उनको निलंबित कर दिया गया। वे 3 महीने तक निलंबित रहे, उसके बाद उनको बहाल किया गया। यूनिवर्सिटी का मतलब, विश्वविद्यालय का पहला अर्थ है आज़ादी। और आपने 8 साल पहले से देखा होगा कि किस प्रकार जो लोग आज़ादी का नारा लगाते हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। पूछा गया, ये आज़ादी का नारा क्यों लगा रहे हैं? ये आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, इसका मतलब ये राष्ट्र विरोधी हैं। हम क्या चाहते? आज़ादी। ये नारा दरअसल पहले नारीवादियों ने लगाया था। नारीवादियों से यह नारा बाहर फैला। ये पूछा जा सकता है, जब भारत आज़ाद हो गया या पाकिस्तान आज़ाद हो गया, यह नारा दरअसल पाकिस्तान के नारीवादियों से होकर भारत तक पहुंचा। फिर औरतें आज़ादी का नारा क्यों लगा रही हैं? फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आज़ादी का नारा क्यों लगा रहे हैं? और अगर आप यह प्रश्न करेंगे तो भीमराव अंबेडकर ने जो गांधी को कहा था उस बात को भी याद कर लीजिए। भीमराव अंबेडकर ने गांधी से कहा था, आप देश की बात करते हैं। अंग्रेजी में उन्होंने कहा, बट गांधी जी, आई हैव नो होमलैंड, वी हैव नो होमलैंड। इस देश पर हमारा स्वामित्व क्या है, यह प्रश्न है। इसलिए 1947 के बाद आज़ादी का संघर्ष समाप्त हो गया हो, ऐसा नहीं है। वह आज़ादी का संघर्ष कैसे चल रहा है और कैसे रुका हुआ है, हम और आप तो फिर भी यहाँ मिल लिए और बात कर रहे हैं।